हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, पिछली क्लास में देखा जाए क्या हमारे आपके बीच में चर्चा चल रही थी। तो सबसे पहली बात तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात 9, 10, 11, 12 और नीट के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज लेक्चर डाले जा रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी सूचना आपको हम देने जा रहे हैं। संडे को 11 बजे विशेष सरप्राइज आप सभी के लिए है। तो संडे को 11 बजे आप ज़रूर मिश्रा क्लासेस चैनल को देखें, वीडियो को देखें। बहुत बड़ा सरप्राइज हम आप लोगों के लिए रखने जा रहे हैं। तो आज शुरू किया जाए। तो केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री में डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ रहे थे और डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ने के बाद अब अपने को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। प्रश्न आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट के प्रभाव से, मैंने क्या बताया, अगर लाइट के प्रभाव से किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, लाइट के प्रभाव से मेटल से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। मैंने क्या बताया? लाइट के प्रभाव से मेटल से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो नोट कर लेना। व्हेन अ रेडिएशन लाइक सनलाइट, व्हेन अ रेडिएशन लाइक सनलाइट, gamma rays, X-rays of a definite frequency, or wavelength are made incident on the metal surface, the electron are ejected from the metal surface called photo electron। तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द स्ट्रीम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, और जब इलेक्ट्रॉन लगातार निकलते हैं, द स्ट्रीम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। This effect is known as फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? फोटो इफेक्टिक इफेक्ट कहते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरी हेडिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको किससे डिनोट करते हैं? न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एनर्जी। मैंने क्या बताया? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एनर्जी जिसके प्रभाव से मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है और वो लाइट आकर के मेटल पर पड़ती है
तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैंने क्या बताया, पढ़ने वाली वो लाइट जिसकी मिनिमम फ्रेक्वेंसी जब मेटल की सरफेस पर पड़ती है और मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, तब उस फ्रेक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रेक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रेक्वेंसी कहते हैं। तो नोट कर लेना, द मिनिमम फ्रेक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन required to eject the electron from a metal surface called threshold frequency। तब उसे क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रेक्वेंसी कहते हैं। अब देखा जाए दो चीज़ें यहाँ पर तुमको मैंने समझाई। एक तो बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब सनलाइट की रेज या एक्स रेज या गामा रेज मेटल की सरफेस पर पड़ती हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तब उस प्रभाव को क्या कहते हैं, इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और थ्रीशोल्ड फ्रेक्वेंसी क्या मैंने बताया, कम से कम मिनिमम फ्रेक्वेंसी वाली लाइट रेज जब मेटल की सरफेस पर पड़ती हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं, तो वो इस मिनिमम फ्रेक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रेक्वेंसी कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। किससे, न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। अगली हेडिंग देखा जाए थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ और इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा जीरो से डिनोट करते हैं। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, वो अधिकतम वेवलेंथ वाली लाइट रेज जिनके प्रभाव से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो नोट कर लेना, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन required to eject the electron from metal surface is called the threshold wavelength। तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ मैंने क्या बताया, जो इंसिडेंट लाइट की रेस है, उन रेस की वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो मेटल की सरफेस पर आकर पड़ती हैं और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, उस मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइट को थ्रीशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और थ्रीशोल्ड वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा जीरो से लिखते हैं। किससे, लैम्डा जीरो से लिखते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगली हेडिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको किससे डिनोट करते हैं, वी जीरो से डिनोट करते हैं। ये न्यू जीरो है, ये वी जीरो है, तो वी जीरो से डिनोट करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो नोट कर लेना, द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो is called stopping potential
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने क्या बताया, वो मिनिमम पोटेंशियल, वो कम से कम पोटेंशियल जिसके प्रभाव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाए, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाए, तो उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो तीनों बातें देखिए, चारों बातें अलग अलग हैं, फिर से सुनिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने क्या बताया, सनलाइट की रेस या एक्स रेस या गामा रेस के प्रभाव से जब मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तब उसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें मैंने बताया क्या है, लाइट की वो रेज जिनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और मेटल की सरफेस पर पड़ती हैं और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट रेज को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैंने क्या बताया, वो अधिकतम मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइट की रेज जिनके प्रभाव से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा 0 से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट कौन सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो कम से कम पोटेंशियल, वो मिनिमम पोटेंशियल जिसके प्रभाव से मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाए, तब उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये चारों बातें तुमसे पूछी जा सकती हैं। नई हेडिंग लीजिए, बोहर एटॉमिक मॉडल। अगली हेडिंग बोहर एटॉमिक मॉडल, यह है आपका बोहर, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, इसमें नोट कर लेना बेस्ड ऑन, ब्रैकेट में नोट कर लेना बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स किस पर डिपेंड है, बेस्ड किस पर है, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। अब देखा जाए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब इस मॉडल के हिसाब से क्या है, देखा जाए इस मॉडल में क्या हम बताने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देखा जाए बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करने जा रहे हैं। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्या है, किस चीज़ के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, सपोज करिए यहाँ पर, या इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, तो हेडिंग तो अपन ने डाल ही लिया है, इसी हेडिंग में लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। देखा जाए बहुत अच्छे से समझना, सपोज करिए ये एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, ये ऑर्बिट पाई जाती हैं, इस प्रकार से ये ऑर्बिट पाई जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बोहर कह रहे थे। इस प्रकार से एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट पाई गई है। अब देखा जाए ऑर्बिट है, ये कौन सी ऑर्बिट है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर दूसरी ऑर्बिट, ये n बराबर तीसरी ऑर्बिट, और ये n बराबर चौथी ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट को किससे डिनोट करते हैं, पहली ऑर्बिट को देखिए किससे डिनोट करते हैं। ये पहली ऑर्बिट को K से, फिर L से, फिर M से, और फिर N से, ये डिनोट करते हैं KLMN।
और देखा जाए क्या होता है, इन ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बोहर ने कहा था, बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट पाई जाती हैं और इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट एनर्जी वाली ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो न तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं और न ही एब्जॉर्ब करते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना पास होती है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है और जैसे जैसे दूर होती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा और इसकी एनर्जी सबसे कम। इन्होंने कहा था कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब कम एनर्जी वाली ऑर्बिट से हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, h/2π के मल्टीपल में n के रूप में या तो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है मतलब इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाएगा तो कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, NH/2π के बराबर। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाली ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिट में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी, NH/2π के बराबर एनर्जी को बाहर निकल देगा। लेकिन जब अपनी ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो न तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा और न ही एब्जॉर्ब करेगा। तो यही बातें बोहर ने बताई थी। तो नोट कर लेना अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in certain discrete orbit, certain discrete orbit, ये सब ऑर्बिट है, called stationary state, called stationary state R, ORR, stationary energy level, stationary energy level, as they have fixed energy, they are represented by किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K, L, M, N, रिप्रेजेंटेड बाय K, L, M, N, R, N बराबर 1, 2, 3, 4, डैश N बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है, n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा पॉइंट नोट करिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ओन ऑर्बिट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, देन देयर इज नो लॉस ऑफ इट्स एनर्जी, तब ये एनर्जी का लॉस नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स a transition from one to another orbit, it emit मतलब बाहर निकालना, or absorb energy in the form of photon, the energy absorbed or emitted
is equal to the energy difference between corresponding orbits. तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स. तो जैसे डेल ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, ये फोटॉन है, या इसी को क्या कह सकते हैं, E(n2) माइनस E(n1). तो ये बात तुम्हें याद रखना है. अब इसमें एक पहला पॉइंट नोट करिए इसी में, इफ N2 ग्रेटर देन N1 देन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी. अगर जो N2 की वैल्यू ज़्यादा है, N1 की वैल्यू कम है, तब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्रमोट टू हायर एनर्जी लेवल. मतलब तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा. और अगर N1 की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरा पॉइंट, इफ N1 ग्रेटर देन N2, और तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज की जाएगी, ये N2. तो नोट करिए, इफ N1 ग्रेटर देन N2 देन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी and transit to lower energy level. तो ये तो 4 पॉइंट थे और इसमें 2 पॉइंट थे. नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, मतलब अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल. इसमें नोट कर लेना, बोहर ने कहा था, अच्छा नोट करिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π. This condition is known as इन्वर्टेड कॉमा में नोट कर लेना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, MVR. यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, MVR बराबर NH/2π. अब इसमें किसको क्या कहते हैं, ये नोट कर लेना है. M बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, R बराबर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, V बराबर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, H बराबर प्लैंक कांस्टेंट. अगला पॉइंट नोट करिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है, ब्रैकेट में सेंट्रीपिटल फोर्स is balanced by centrifugal force of the revolving electron. नंबर अगली हेडिंग दीजिए, ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. अब ड्रॉबैक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खुद पढ़िए, दोस्तों को बताइए वो भी पढ़ें, क्योंकि 9th 10th 11th 12th नीट हर क्लास के लेक्चर डाले जा रहे हैं
और कंप्लीट चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और संडे को 11 बजे विशेष सरप्राइज हम आप लोगों को देंगे, तो संडे 11 बजे वीडियो को ज़रूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।